हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेरणा पांडे और आज हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। बजट में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं हम हर एक चीज़ कवर करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि छूट जाए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बजट आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बजट। बजट वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसकी जगह पे क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट प्रेजेंट कौन करता है? बजट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर इस बार निर्मला सीतारमन का ये 8th कॉन्जिक्यूटिव यूनियन बजट है, मतलब 8 बार उन्होंने लगातार जो है वो बजट पेश किया। ये उनका 8वां बार था। बजट प्रिपेयर कौन करता है? बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो इस बार बजट 2025 का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके 5 ऑब्जेक्टिव है। पहला है एक्सेलरेट ग्रोथ, दूसरा सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ? इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब हुआ कि डेवलपमेंट जो है वो अमीर लोग का भी हो और गरीब लोगों का भी हो, मतलब डेवलपमेंट से कोई भी पीछे ना हटे। ठीक है, सबका डेवलपमेंट हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। फिर तीसरा क्या है? इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। इनविगोरेट मतलब एनर्जाइज, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको सपोर्ट करना, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। फोर्थ इज अपहोल्ड हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स एंड फिफ्थ इज इन्हेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं बजट की थीम पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबका विकास। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक तेलुगु पोएट का जिक्र किया है जिसका नाम है गुरजड़ा अप्पा राव। ये जो पोएट होते हैं ना, यूपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। वो पोएट, फिलोसोफर्स, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है और ये बजट में मेंशन है तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो गुरजड़ा अप्पा राव जो हैं वो एक तेलुगु पोएट हैं। इनकी पोएम का उन्होंने मेंशन किया है 2 लाइन, उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते, उसका मतलब है अ कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट पीपल। मतलब जो देश है वो सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं है बल्कि उसके लोगों से है। इसी के लाइन पे विकसित भारत के बारे में बताया गया है। विकसित भारत मतलब क्या? विकसित भारत मतलब जहाँ 0 पॉवर्टी हो, ठीक है, 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन हो, एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर हो, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities and farmers making our country food basket of the world। तो विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब ये है, कब हमारा इंडिया विकसित भारत कहलाएगा? जब ये सब चीज़ें हों। ठीक है, अब बजट में 10 ब्रॉड एरियाज़ के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब वो 10 ब्रॉड एरियाज़ कौन कौन से हैं? पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ, बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस, टेकिंग एवरीवन टुगेदर और इंक्लूसिव ग्रोथ पाथ। नेक्स्ट इज इनेबलिंग एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन पीपल, economy and innovation, then promote exports, then securing energy supplies, then nurturing innovation, then supporting MSME। ये हैं 10 ब्रॉड एरियाज़ बजट 2025 के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बजट में ना, जैसे आप सबके पास कार होगी, ठीक है, आप कार से कहीं जा रहे हो तो कार में इंजन होता है इंजन मतलब मशीन। हाँ, तो जैसे आप सपोज़ करो कि इंजन के अंदर आप बजट में 4 चीज़ें बोली गई हैं। इंजन में एग्रीकल्चर
MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ये हैं हमारे डेवलपमेंट के इंजन के 4 मेन पैरामीटर्स: एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। अब इसमें स्पिरिट क्या हुई? इंक्लूसिविटी, सब लोग आए उसमें शामिल हो। और इसमें फ्यूल कौन सा डल रहा है? रिफॉर्म्स, मतलब रिफॉर्म के थ्रू हम जो ये हमारे 4 इंजन्स हैं उनको डेवलप करेंगे, ताकि जो हमारा डेस्टिनेशन जो है वो है विकसित भारत। तो ये रहे हमारे 4 इंजन्स, इसमें रिफॉर्म का फ्यूल पड़ेगा तो हम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, हम विकसित भारत बना लेंगे। अब हम पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। पहला इंजन क्या था हमारा? एग्रीकल्चर। अब आइए एग्रीकल्चर पे हम बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में किस किस चीज़ का पेट्रोल डालना है? एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सा फ्यूल मतलब रिफॉर्म्स, क्या क्या रिफॉर्म लाए गए जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट हो सके। तो पहला है एग्रीकल्चर में PM धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, ये स्कीम लाई गई, PM धन धान्य कृषि योजना। ये स्कीम जो है वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स में आएगी। ठीक है, अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? पहला है इन्हेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। दूसरा है अडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तीसरा है ऑग्यूमेंट पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एंड लास्ट इज इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो ये हैं 5 ऑब्जेक्टिव्स PM धन धान्य कृषि योजना के। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, इरिगेशन की फैसिलिटी हो, और जो पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी अच्छी हो पंचायत एंड ब्लॉक लेवल पे, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ये है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा है, ये हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस। इसका गोल क्या है? इसका गोल ये है टू जनरेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ एरिया सो दैट माइग्रेशन इज एन ऑप्शन बट नॉट अ नेसेसिटी इन रूरल एरियाज। आप कर दो, ठीक है, इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज़ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाई जाए ताकि लोगों को माइग्रेट ना करना पड़े। कभी कभी क्या होता है माइग्रेशन से ना, जैसे कोई जो कमाने वाला है वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चल गया, फैमिली अकेले वहाँ रह रही है, तो माइग्रेशन ना हो, माइग्रेशन ऑप्शन हो, नेसेसिटी ना बन जाए। इसका फोकस है किसके ऊपर? रूरल वुमेन के ऊपर, रूरल यूथ, लैंडलेस फैमिलीज़ और मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। तो ये हैं इसके 4 फोकस एरियाज। ठीक है, अब मूव करते हैं तीसरे पे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है एग्रीकल्चर में? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जिसके 100 डिस्ट्रिक्ट्स में जो आएगा, जिसके ऑब्जेक्टिव हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्रेडिट, इरिगेशन को इम्प्रूव करना और पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी को इम्प्रूव करना। उसके बाद हमने ये पढ़ा बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस, जिसका गोल था उतनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि माइग्रेशन जो रहे वो ऑप्शन बने, ना कि नेसेसिटी। अब आइए तीसरे पॉइंट पे। तीसरा है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो ये जो है वो 6 साल का है। ठीक है, 6 ईयर मिशन है, 6 ईयर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ठीक है, इसका स्पेशल फोकस जो है वो 3 पल्सेस पे है, तूर, उड़द एंड मसूर। ठीक है, तूर, उड़द एंड मसूर। पूछ सकता है कि मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस में फोकस एरिया कौन कौन से हैं, तो वो हैं तूर, उड़द और मसूर। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं NAFAD, नाफेड एंड NCCF जो है वो फार्मर से प्रोक्योर करेंगी ये पल्सेस। उसके बाद आगे आइए, 4th है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ठीक है, अब सब्जियों और फलों के लिए क्या प्रोग्राम है? कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। इसका क्या गोल है? टू प्रमोट प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा हो, सप्लाई अच्छी हो, प्रोसेसिंग एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर फार्मर्स,
विल बी लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स। स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप में प्रोडक्शन एफिशिएंट सप्लाईज प्रोसेसिंग और यूनिटी प्राइसेस अच्छा हो, ये प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मखाना बोर्ड बिहार में आ रहा है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सबसे ज़्यादा मखाना बिहार में होता भी है, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक है, ये हो गया मखाना बोर्ड इन बिहार। ये तो आपके स्टेट पीसेस भी पूछ सकता है कि मखाना बोर्ड कहाँ लाने का बजट में अनाउंस हुआ है, तो वो है बिहार। नेक्स्ट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट मिशन, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। इसका क्या है, इसमें क्या होगा, कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन 100 सीड वेराइटीज़। 100 सीड वेराइटीज़ की जो है वो अवेलेबिलिटी कराई जाएगी। टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ सीड्स विद हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। जो सीड होंगे वो हाई यील्डिंग होंगे, पेस्ट रेजिस्टेंस होगा उसमें, और वो क्लाइमेट रेजिलियंस भी होंगे, और स्ट्रेंथनिंग रिसर्च इकोसिस्टम। ये 3 हो गए हमारे नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स के गोल्स। अब मूविंग अहेड, फिशरीज सेक्टर में क्या क्या लाया जाएगा। इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 2nd रैंक पर है फिश प्रोडक्शन और एक्वाकल्चर में, ठीक है। तो फिशरीज में क्या किया जाएगा, इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज फ्रॉम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। अच्छा चलो, अब मुझे कमेंट में बताओ ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब क्या, कौन सा एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और इसमें स्पेशल फोकस होगा लक्षद्वीप और अंडमान पे। मूविंग अहेड, हमारा 8th मिशन आ गया, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। कॉटन प्रोडक्टिविटी जो है वो 5 साल का होगा, ठीक है, 5 साल का होगा। इसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग, ठीक है, प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वेराइटीज़, और टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया जाएगा फार्मर्स को ताकि कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। मूविंग अहेड टू इन्हेंस्ड क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स। शॉर्ट टर्म लोन विल बी गिवन टू 7.7 करोड़ फार्मर्स। इसमें फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स भी इंक्लूड हैं। लोन लिमिट अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम विल बी इन्हेंस्ड फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख फॉर लोन्स टेकन थ्रू KCC। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड से के थ्रू लोन लेते हो तो लोन लिमिट जो है वो 3 लाख से 5 लाख इंक्रीज हो जाएगी अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। नेक्स्ट इज यूरिया प्लांट इन नामरूप आसाम। नामरूप आसाम में यूरिया प्लांट आएगा। अच्छा, मखाना बोर्ड कहाँ आ रहा था, याद है ना, बिहार में, मखाना बोर्ड बिहार में आ रहा था, और यूरिया प्लांट आएगा नामरूप आसाम में। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 12.7 लाख मेट्रिक टन्स। नेक्स्ट इज इंडिया पोस्ट विद 1.5 lakh rural post office complemented by Indian Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh डाक सेवक्स will be repositioned to act as a catalyst for rural economy। ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए 11 हमारे इसके पार्ट्स इसके एग्रीकल्चर के, ठीक है। एक बार फिर से याद करते हैं, PM धन्य धान्य कृषि योजना पढ़ लिया, बिल्डिंग रेजिलियंस प्रॉस्पेरिटी एंड ये पढ़ लिया, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस पढ़ लिया, कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम ऑफ फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पढ़ लिया, मखाना बोर्ड बिहार में आ रहा है, यूरिया प्लांट नामरूप आसाम में आ रहा है, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, फिशरीज के बारे में पढ़ लिया, कॉटन प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया, और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे इंजन की तरफ। इंजन याद है ना कौन कौन से थे, पहला था एग्रीकल्चर, दूसरा MSME, तीसरा इन्वेस्टमेंट, और चौथा था हमारा एक्सपोर्ट। उसमें फ्यूल पड़ा था रिफॉर्म्स का, फिर कहाँ पहुँचना था, डेस्टिनेशन क्या थी, विकसित भारत। अब है MSME के बारे में। MSME में पहला है रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें कुछ इन्होंने डेटा दिए हैं। रजिस्टर्ड MSME जो है वो है 1 करोड़। इसमें कितने लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला है, वो है 7.5 करोड़। और ये कितना मैन्युफैक्चरिंग में कितना जनरेट करता है, 36% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये जनरेट करता है, ठीक है। और
हमारे एक्सपोर्ट के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, 45% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जनरेट 36% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर 45% एक्सपोर्ट, एम्प्लॉइंग 7.5 करोड़ पीपल एंड रजिस्टर्ड MSME आर 1 करोड़, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट विल बी इन्हेंस टू 2.5 एंड 2 टाइम्स रेस्पेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 2.5 टाइम्स बढ़ाई जाएगी और टर्नओवर लिमिट्स जो है वो 2 टाइम्स। अब MSME सेक्टर में दूसरा पॉइंट क्या है, इन्हेंसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। 5 करोड़ था, अब वो 10 करोड़ हो गया, लीडिंग टू एक्स्ट्रा क्रेडिट ऑफ 1.5 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ था, अब 20 करोड़ हो गया, और वेल रन एक्सपोर्टर MSME के लिए टर्म लोन अप टू 20 करोड़। फिर तीसरा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स विद ₹5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जिसकी लिमिट होगी 5 लाख रुपए फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। न्यू फंड ऑफ फंड्स विद एक्सपैंडेड स्कोप एंड अ फ्रेश कंट्रीब्यूशन ऑफ 10,000 करोड़ विल बी सेटअप। न्यू फंड ऑफ फंड्स सेटअप किया जाएगा 10,000 करोड़। फिर स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। इसमें क्या है, ये कितने लोग के लिए, 5 लाख विमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए है। इसमें क्या है, टर्म लोन अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल तक 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा। इसका गोल क्या है, ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स विल ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। देन मेजर फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं उनके लिए भी मेजर्स लाए जाएंगे। फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर, ठीक है। लेदर सेक्टर और फुटवेयर को बढ़ाने के लिए एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाई जाएगी। इसमें क्या गोल है, इन्हेंस प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड कम्पिटिटिवनेस इन फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख पीपल, जनरेट टर्नओवर ऑफ 4 लाख एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ 1.1 करोड़। ये जो है, ये है इसका गोल, 22 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट देना, टर्नओवर 4 लाख लाना और एक्सपोर्ट 1.1 करोड़ करना। अब बढ़ते हैं टॉय सेक्टर पे। टॉय सेक्टर में क्या है, मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर टॉयज स्कीम विल फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर स्किल्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दैट विल क्रिएट हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज। टॉय सेक्टर के लिए जो स्कीम लाई जाएगी उससे हम हाई क्वालिटी, यूनिक और इनोवेटिव और सस्टेनेबल टॉयज़ बनाएंगे ताकि इंडिया जो हो वो ग्लोबल हब बन जाए टॉयज़ के लिए। नेक्स्ट स्कीम है सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग इन लाइन विद आवर कमिटमेंट टूवर्ड्स पूर्वोदय स्कीम, ठीक है। वी विल इस्टेब्लिश अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन बिहार। बिहार में भी और क्या चीज़ बन रही थी, मखाना बोर्ड, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, जो हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बना रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है बिहार में, उसका रिजल्ट होगा फार्मर्स की इनकम बढ़ाएगा, इन्हेंस्ड इनकम फॉर फार्मर्स, एंड दूसरा है स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ। ये दो इसके रिजल्ट, इसके फ़ायदे होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन बिहार। उसके बाद क्या है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ठीक है। और फिर है लास्ट क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग। इसका क्या है, टू इम्प्रूव डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड बिल्डिंग आवर इकोसिस्टम फॉर सोलर PV सेल्स, EV बैटरीज, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रोलाइजर्स एक्सेट्रा। क्लीन टेक्नोलॉजी ताकि हमारे क्लाइमेट को भी नुकसान ना हो। सी, अभी इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट बचा है और पार्ट बी जो है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में है वो भी बचा हुआ है। ये हम जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सी, मैंने इसको 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि बहुत मोनोटनस हो जाता है। अब 2 घंटे की 2.5 घंटे की वीडियो इंसान नहीं देख पाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन आप ऐसे पढ़ो कि वो आपको याद हो जाए, आप हर एक चीज़ समझ जाओ
वो ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ 2 घंटे की लगातार लेक्चर लेने से ना आपको कोई फ़ायदा होगा, मुझे तो बल्कि फ़ायदा होगा, मेरा तो काम इजी हो जाएगा, लेकिन आपको कोई भी फ़ायदा नहीं करेगा, बोर हो जाओगे, आप उसको 2x पे बढ़ा के देखोगे। तो इससे अच्छा है हम थोड़े थोड़े पोर्शन में हम पूरा बजट कवर कर लेंगे। ये दोनों टॉपिक में से आपको कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि मैंने छोड़ी हो। आप एक बार बजट का PDF डाउनलोड करके आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी का पोर्शन जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, ये तो मेरा प्रॉमिस है। आप एक बार बजट का PDF अगर आपको पढ़ना हो, वैसे बजट के PDF पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सारी की सारी चीज़ें कवर हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। बट अगर आपको फिर भी लगता हो कि नहीं कुछ छूटा हो या आपको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसी में से मेंस और प्री के जो भी क्वेश्चंस होगा, ये मोस्टली ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं। जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और क्या GDP और ये सब के बारे में जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो प्री ओरिएंटेड ज़्यादा होगा, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय। अच्छा हाँ, और इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।